मैं ये मानता हूँ कि आप कर्म कर सकते हैं और इस बात का तो मैं पहले ही आपको स्टेटमेंट दे चुका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करें, जो भी वो तय करें, मेरे लिए उनके शब्दों के मायने हैं। मेरे लोग हैं जिनके साथ में मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, जिनके साथ में बड़ा हुआ हूँ, जिनके सुख दुख में मैं रहा या वो मेरे साथ रहे। तो एक तो हमको ताकतवर ये चीज़ बनाती है। दूसरा, अपना एक छात्र वर्ग है, वह हमको ताकत देता है। लोग जो वोट देते हैं या तो धर्म के नाम पर, कई बार जाति के नाम पर, कई बार व्यक्ति के नाम पर। बीजेपी में आप जा सकते हैं। एक तरफ था पथरीला, आपने लेकिन पथरीले रास्ते को चुना। आपने हरियाली को, आराम को और ऐशगाह को नहीं चुन करके आपने एक पथरीली राह समाजवादी पार्टी को चुना। तो इसके पीछे की क्या कारण? जहाँ कोई भी विभेद समाज में या किसी भी वर्ग में पैदा होता हो, जैसे एक किसी भी चीज़ से, तो उससे एक दूरी बनानी हो। राष्ट्र को एक नया मैसेज देना होगा कि राष्ट्र कैसे जुड़े। मेरे साथ नवीन कुमार शर्मा है, जिनको आप लोग सर के नाम से जानते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अब नवीन कुमार शर्मा ने सियासी सफर शुरू किया है। वह सफर समाजवादी पार्टी के साथ शुरू किया है। सपा में ज्वाइनिंग के तत्काल बाद नवीन कुमार शर्मा का एक बयान आया कि शिक्षक की जगह समाजवादी ही हो सकती है। तो जानने का मैं प्रयास करता हूं कि एक शिक्षक की जगह समाजवादी पार्टी ही क्यों? सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 को धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए। देखिए, शिक्षक कहते हैं कि समाज का आईना होता है और समाज की सच्चाई को दिखाने का काम करता है, और समाज की जो सच्चाई है उसको दिखाने का काम समाजवादी पार्टी आज कर रही है। आप दूसरी पार्टीज को देखिए कि वो सच को छुपाने के प्रयास में है, और उस सच को छुपाने के प्रयास में जो तमाम तरह की चीज़ें आज हो रही हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा बात है जो छुपाया जा रहा है। एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी के आंकड़े को छुपाने का काम किया जा रहा है। आप प्रदेश में देखिए कि अभी अपराध कैसे बढ़ रहा है, और ये मतलब मेरी जुबानी से नहीं बढ़ रहा है, ये अकॉर्डिंग टू द डेटा बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ छुपाने का प्रयास हो वो हमारी जगह तो नहीं हो सकती। जहाँ बात होगी शोषितों की, पीड़ितों की, तो वो हमारा स्थान है। और एक अध्यापक को समाज निर्माण का उत्तरदायित्व भी मिलता है। तो समाज निर्माण तब होता है जब निचला तबका या जिन लोगों को किसी भी तरह से पीछे रखने का प्रयास किया गया, जब वह वर्ग तरक्की करेगा, तब एक शिक्षक को सही मायने में परिभाषित किया जा सकता है कि वह शिक्षक है। तो ये काम मैं करना चाहता हूँ। मूल रूप से आप सिकंदराबाद के रहने वाले हैं, और सिकंदराबाद में आप किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? चुनाव लड़ना है या संगठन में रहना है? किस तरह का आपका प्लान है, और शिक्षा के क्षेत्र को क्या कनेक्ट अभी भी आप रखेंगे? शिक्षा के लिए मेरे सारे साथी काम कर रहे हैं। अभी हम वो प्लेटफॉर्म तैयार करके आए कि वो काम रुके ना और वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो आज अपने सभी साथी अध्यापक इस काम को कर रहे हैं। दूसरा, मैं पिछले कई महीनों से गांव में एक जागरूकता के लिए काम कर रहा था, जिसको हमने दिया था जन कर्तव्य जागरूकता अभियान। हमने गाँवों को साफ किया है, यही विधानसभा के। हमने गाँवों को साफ करने के अलावा वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तकें, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, क्योंकि सरकार और एक आम मनुष्य का कर्तव्य ये भी बनता है कि वो पर्यावरण को भी संतुलित रखे। आज आप देखिए प्रत्याशियों को कि सब जाति के गठजोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उस पर्यावरण के लिए, उस जनमानस के लिए जो हमारे सच्चे भाव होने चाहिए, वो आज भी हमारे दिल में नहीं है। तो मैंने लगभग कई गांवों में इस कार्य को किया है पूरी तरह से, कि गाइडेंस प्रोग्राम किए, स्वच्छता किया, आपका वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, स्वच्छता कार्यक्रम किया, हमने शमशान साफ किए, हमने कब्रिस्तान साफ किए, हमने अपने हाथ से कीचड़ उठाई है। ये मैसेज देने के लिए कि हमको जनता से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनके बीच में रहिए, उनको जागरूक करने का प्रयास करिए, समाज में जो भेदभाव है उसको दूर करने का प्रयास आप करिए, क्योंकि हमारे समाज सुधारक यही करते रहे। उन्होंने कुरीतियों को दूर करने के लिए या जागरूकता के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। तो उसी यात्रा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। संगठन और चुनाव ये पार्टी तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि क्या जिम्मेदारी वो हमें देते हैं, उसको हम निभाएंगे। सिकंदराबाद की सियासी जमीन को आप उपजाऊ बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो डगर है वह बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक जाती है,
लालू यादव के परिवार को कनेक्ट करती है, वह जितेंद्र यादव के परिवार को कनेक्ट करती है, वो राहुल यादव के परिवार को कनेक्ट करती है। तो क्या मानते हैं, एक सियासी लड़ाई है और एक इस तरह का है कि आपको किस तरह का स्पेस ऐसे मिल पाएगा? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि आप कर्म कर सकते हैं, और इस बात का तो मैं पहले ही आपको स्टेटमेंट दे चुका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे, जो भी वो तय करें, मेरे लिए उनके शब्दों के मायने हैं। जिस राह वो भेजेंगे उस राह जाएंगे। अच्छा, जातियों पर चुनाव आपने देखा है, चूंकि आप शिक्षक रहे हैं तो आपसे ज़्यादा आंकड़े बमुश्किल ही किसी के पास होंगे। तो जातियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, आप देखते हैं कि जातियों का गठजोड़ जहाँ होगा वहीं चुनाव जीतते और हारे जाते हैं। तो क्या आपका समीकरण है कि आप सिकंदराबाद में ये सब कुछ उम्मीदें दे रहे हैं? एक तो मेरी अपनी गृह सीट है, पहली चीज़ तो मेरा यहाँ कनेक्शन अगर मैं कहूँ, और तीसरा चौथा घर मेरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे लोग हैं जिनके साथ में मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, जिनके साथ में बड़ा हुआ हूँ, जिनके सुख दुख में मैं रहा या वो मेरे साथ रहे। तो एक तो हमको ताकतवर ये चीज़ बनाती है। दूसरा, अपना एक छात्र वर्ग है, वह हमको ताकत देता है। तीसरा, जो जातिगत समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के हित में है यहाँ पर। दरअसल में जब पिछले चुनावों को समाजवादी पार्टी यहाँ पर हारी है, तो या उनके हिस्से में वह नहीं आया, तो उसका मुख्य कारण रहा, मैं जो मानता हूँ कि एक दो जातियां अलाइन हो गई और जो बाकी सब जातियां थी वो कहीं खो गई, क्योंकि उनकी बात करने वाला शायद कोई उस समय पर रहा नहीं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने जैसे अपना पीडीए समीकरण चलाया, तो पीडीए से बहुत, मैं अपनी ही सीट पर या बाकी प्रदेश में भी हम देख पाते हैं, बहुत तादाद में लोग जुड़े हैं, उनका माइंडसेट एक चेंज हुआ है। तो उसको लेकर के घबराहट भी है सब लोगों में, बाकी पार्टीज में, कि पीडीए इतना इकट्ठा कैसे हो सकता है, और वो सही मायने में आप धरातल पे भी देखोगे कि वो इकट्ठा हुआ है। तीसरा, जो हिंदुस्तान में जातिगत राजनीति की सच्चाई है, तो हमारे होने से मैं ये मानता हूँ कि जो दावेदारी है वो और प्रबल हो जाती है, क्योंकि वो एक वर्ग साथ देता है। और अपनी अगर मैं बात करूँ खुद की, तो जातियों से हट करके एक चुनाव होगा, धर्म से परे एक चुनाव होगा, और वो होगा। अभी शायद लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, तो मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान में बेशक ना होता हो, इस एक सीट पर होगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र से बहुत सारे जो शिक्षक हैं उन्होंने सियासी सफर शुरू किया। ओझा सर हैं, उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन जो उनका परिणाम है वो आप देख ही रहे हैं। उन्होंने सियासत को अलविदा कहा और फिर बैक टू पवेलियन हुए। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या बेहद आसान इसको मान रहे हैं, ये बहुत पथरीली इसको डगर मान रहे हैं, और अपनी सक्सेस का रेट आप क्या मानते हैं, और आपके क्या मानक हैं जो आप सक्सेस? पहले तो ओझा सर को नमस्ते, क्योंकि ऐसा होता है ना, इसको कई बार एक अध्यापक की टिप्पणी के तौर पर ले दिया जाता है। तो ओझा सर, मतलब लोग, स्टूडेंट उनको प्यार करते हैं, हमारे दिल में भी इज्जत है उनके लिए। चुनाव अलग विषय है। चुनाव अलग विषय इसलिए है क्योंकि चुनाव में लोगों को आपको वोट देना होता है। लोग जो वोट देते हैं, या तो धर्म के नाम पर, कई बार जाति के नाम पर, कई बार व्यक्ति के नाम पर, उधर वो तीनों चीजें मिसिंग थी। आप लोगों के बीच में नहीं थे, जहां होना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि उनको काफी वोट्स मिले, ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिया उनको काफी वोट्स मिले। और यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही होती, तो ये भी पक्का है कि वो भी विधायक बन रहे होते। लेकिन वो पब्लिक का ही एक माइंडसेट चेंज हुआ कि उधर सरकार नहीं बन पाई आम आदमी पार्टी की, तो वह भी एक मुख्य कारण रहा। दूसरा, आप यदि लोगों के बीच में नहीं है तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ओझा सर अकेले उदाहरण नहीं है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो लोगों के बीच में नहीं थे और चुनाव हार गए। लोग शिक्षक को नहीं, लोग कहते हैं कि इस देश में बाहुबलियों की राजनीति, बाहुबलियों को भी लोगों ने चुनाव हराया है। तो जनता का अपना माइंडसेट है, किसे जिताएगी किसे हराएगी। मैं ये मानता हूं जो लोगों के दिल जीतता है, लोगों के बीच में रहता है, और हर समय लोगों के लिए जो उपलब्ध है, जिसका दिल का तार लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के दिल के तार उससे जुड़े हुए, लोग उसे जिताते हैं। वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आप चाहते
तो भाजपा का आप दामन भी थाम सकते थे, क्योंकि भाजपा को ऐसे शिक्षित और विद्वान व्यक्तियों की जरूरत है, और वो उसकी कमी को महसूस भी करते हैं, मतलब उनकी आवश्यकता भी है ये। और वो चुनिंदा चुनिंदा अलग अलग सेक्टर्स में आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी उन्होंने कनेक्ट किए हैं ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। और आपके पास भी एक रास्ता था, वो बीजेपी में आप जा सकते हैं। एक तरफ था पथरीला, आपने लेकिन पथरीले रास्तों को चुना। आपने हरियाली को, आराम को और ऐशगाह को नहीं चुन करके आपने एक पथरीली राह समाजवादी पार्टी को चुना। तो इसके पीछे की क्या कारण? सर, पहले तो मैं अपने इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि संघर्ष रहा है अब तक, और संघर्ष का रास्ता अच्छा होता है। पथरीला रास्ता आप चुनते हैं कि वो दुखदाई होता है, मंजिल के मायने हैं अपने। दूसरी बात कि मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल्स या मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स लोगों को बीजेपी आप कह रहे हैं कि स्पेस दे रही है, मुझे नहीं लगता। आप कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दे रहे हैं, आप नाचने गाने वालों को अवार्ड दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री उन लोगों को अवार्ड दे रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब आप एक्सपोजर उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी कुछ और सिखाया है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इंटेलेक्चुअल्स को उन्होंने आगे बढ़ाया है। जो लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, आज भी वो लोग सरकार के पास मदद मांगने जा रहे हैं अच्छे कामों के लिए, नहीं हो पा रही है। आप क्रिएटर्स तो आप जानते हैं ना, क्रिएटर अवार्ड कितने दिए गए, किन लोगों को दिए गए? वो एक आदमी था, क्या नाम था, एक बेकार सा शो लेके आए थे वो, शायद इलाहाबादिया नाम से था। तो वो समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं वो लोग? ऐसे लोगों को आप अवार्ड दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का स्पेस दे रहे हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग को वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज भी जानता हूं कि बीजेपी, हमारे यहाँ पर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे उसके 5,000 सब्सक्राइबर्स हो, 10,000, 20,000, वो ये कहते हैं कि इनको आपका कब्जे में ले लो, ताकि एक सही बात भी ना उठा पाए। उन लोगों के अंदर एक डर बिठा दिया गया है। तो उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को उठाने का संकल्प नहीं लिया हुआ है, उन्होंने लोगों को दबाने का एक संकल्प लिया हुआ है कि लोगों की आवाज कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको नियंत्रित करके रखा जाए। इसलिए वो क्रिएटर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। अच्छा, वर्ष 2012 से पहले भी यूजीसी के तहत जो समितियां थी इंटर डिग्री कॉलेजेस में, वो एक्टिव थी। फिर एक दशक बाद फिर यूजीसी फिर लाई गई। तो इसके पीछे की मंशा आपको क्या लगती है? यूजीसी की मंशा हालांकि अभी वो कोर्ट में है, विचाराधीन है, उस पर निर्णय लिए जाएंगे। सब लोगों ने अपने मत भी दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हमें लोगों को बांटना नहीं चाहिए और हमें हमेशा ऐसी नीतियों को बनाना चाहिए जिससे लोग संगठित रहें, इकट्ठा रहें। तो ऐसी ही नीतियों का पालन होना भी चाहिए। इक्विटी जो पॉलिसीज थी, कमेटी थी, तो वो वर्ष 2012 से पहले, वो तो बहुत पुराना समय से चली आ रही है, चूंकि ये तो चलता रहता है और ये समिति अपना काम कर भी रही थी। तो फिर नए मोड में लाने का मेरा सवाल यही है कि नए मोड में उसको एक्टिवेट करने के पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है, या सरकार की यह मजबूरी थी, कोर्ट ने कहा, क्या आप सोचते हैं? नहीं, इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी मैंने पहले ही बोल दिया आपसे कि इसके बारे में तो कोर्ट कोई भी आपका विश्लेषण कर करके इसको जैसे भी मॉडिफाई वो करेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह सकता हूँ कि बांटने वाली चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए। जहाँ कोई भी विभेद समाज में या किसी भी वर्ग में पैदा होता हो, जिसे एक किसी भी चीज़ से, तो उससे एक दूरी बनानी होगी। राष्ट्र को एक नया मैसेज देना होगा कि राष्ट्र कैसे जुड़ेगा। वो अवेयरनेस हमें लोगों के अंदर लेके आनी पड़ेगी कि भाई आप जातिगत भेदभाव क्यों ना करें। अभी भी संविधान है ना, देश संविधान के आधार पर चलता है और संविधान साफ तौर पर यह संदेश देता है कि हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। आप देखोगे रोज घटनाएं आप देखते होंगे, रोज ऐसी घटनाएं आती हैं कि किसी ने किसी को बारात किसी की नहीं चढ़ने दी, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया। और बहुत प्राचीन समय की जिन बातों को हम सुन रहे हैं कि भाई पानी नहीं पीने दिया जाता था, आज भी आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये तो समाज को खुद निर्णय लेना होगा कि हमें किस तरह का राष्ट्र बनाना है, किस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं। तो किसी भी एक प्रोसीजर के माध्यम से आप ये सोचें कि लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो वो इस तरह से नहीं होगी। आपका सियासत के अलावा शिक्षा
का क्षेत्र आपने चुना हुआ था, उसमें काफ़ी समय तक आपने काम किया। तो स्थानीय जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को आपकी इस अ, कला की लाभ उन तक पहुँचे, तो क्या बुलंदशहर में भी इस तरह का आपका प्लान है कि यहाँ भी कोई लाइब्रेरी या ऑनलाइन क्लासेस या इस तरह के बच्चों को जो स्थानीय तौर पे यहाँ किया जाए? मैं बताता हूँ, हम एक ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े हुए थे और अभी तक कई हजार लाइब्रेरीज हम खुलवा चुके हैं। हमारे गांव में आप जाओगे, लाइब्रेरी मैंने खुलवाई हुई है। कई गांवों में हमने लाइब्रेरियां उस गांव के चंदे से विकसित कराई हैं। उन लाइब्रेरीज को मुफ्त मुफ्त पुस्तकें, आपका समय समय पर अपडेटेड किताबें, सिकंदराबाद में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मैं ये चाहूँगा कि जाकर उनसे पूछें कि नवीन शर्मा क्या है, निःशुल्क किताबें पहुँचवाते हैं या नहीं। हमारे क्षेत्र में यहाँ मेरे पास कोई भी बच्चा आ जाता है और उसको कोई भी कोर्स, कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरी तरफ से निःशुल्क है उसके लिए। तो हम वो रिक्वेस्ट करके सब लोगों से करा लेते हैं, या ऐसे समझिए कि अपना प्यार है लोगों से। कहीं किसी को पढ़ना है किसी चैनल पे, तो मैं बोलता हूँ लोगों से, वो हो जाता है। तो वो हम काम बहुत पहले से कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन को हम कैसे बढ़ाएंगे, जो हमारा यहाँ पर शिक्षा का स्तर है वो कैसे बढ़ पाए। समाज जो एक ढांचा आज बना हुआ है, लोगों के अंदर जो नफरत भर दी गई है, उसको दूर कैसे किया जाए, मैं इसके लिए दिन रात प्रयासरत हूँ। और आप विश्वास मानिए, मैं रोज रात को 11, 12, 1 बजे तक लोगों से बोलता हूँ, रोज बात करता हूँ मैं कि एक समाज, एक सही समाज निर्मित हो सके, जहाँ भेदभाव ना हो, जहाँ जाति के नाम का दम्भ ना हो लोगों के अंदर, जहाँ धर्म के नाम की नफरत ना हो। और मैं पिछले कई वर्षों से इस काम को कर रहा हूँ। नवीन जी, अगर काबिलियत पर रिश्तेदारी भारी पड़ गई, तब उस स्थिति जी। में क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं, रास्ता है। और चूंकि मैं तो ये भी कहता था कि भाई मेरे लगभग जो करोड़ों छात्र हैं, वो मेरे साथ में एक सपना देख रहे हैं, और मेरे साथ में सपना देखते हुए वो ये चाहते हैं, और वो जानते भी हैं, क्योंकि मैं हमेशा, कभी स्टैंड की बात आई तो मैं खड़ा रहा। एसएससी आंदोलन था रामलीला में, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, मैं खड़ा रहा। दिल्ली आपका दिल्ली के उससे पहले हम उत्तर प्रदेश लखनऊ इको गार्डन में, जब हक की बात थी तो हम खड़े रहे। यूपीएसआई 2021 हम इको गार्डन में खड़े रहे। तो वो ये वर्ग जानता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए खड़ा रहेगा। तो उस सब की आशाएं हैं, उन सब की आशाओं पर यदि कोई अन्य चीज भारी पड़ जाएगी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा चाहेंगे कि नहीं, ये भारी पड़ना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उनकी राह चलना है। क्योंकि मैं हर रोज ये नहीं कर सकता कि बहुत सारे लोग पार्टीज बदल लेते हैं। मैं इस बात का फर्स्ट डे में आश्वासन दे चुका था, क्योंकि इससे मेरी जो साख है, जो मैंने अब तक बनाई है अपने लोगों के बीच में, वो गिर जाती है। वो लोग फिर मुझको वही एक मौकाटेरियन वाला एक आता है, वो क्रेडिट देने लग जाएंगे। वो मुझे नहीं चाहिए। उससे बेहतर मैं ये समझूंगा कि शायद ये मेरे लिए बना नहीं है, क्योंकि प्रकृति तय करती है सब कुछ। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो नवीन कुमार शर्मा जी हैं, एक शुद्ध विचार के साथ सियासी सफर शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ 24 की भी ये शुभकामनाएं हैं कि उनका ये सफर शुभ हो। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।